प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सांसदों की कार्यशाला के समापन सत्र को किया संबोधित। सकारात्मक राजनीति को अपनाने और समाज के सभी वर्गों का विश्वास जीतने की कोशिश करने का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने की आंतरिक सुरक्षा पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। एनएसए अजीत डोभाल, गृह सचिव और सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में लिया हिस्सा। भारत ने त्वरित प्रतिक्रिया जमीन से आसमान में मार करने वाली मिसाइल का किया सफल परीक्षण। सभी मौसमों में मारक क्षमता में सक्षम मिसाइल से देश की वायु सुरक्षा को मिलेगा बल। भारी बारिश से महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। मुंबई में कई जगह भारी जल जमाव, पुणे में सभी स्कूल बंद। गुजरात में भी जारी बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल इंडिया संगठन को फ्रेंडशिप डे संदेश का दिया जवाब। इजराइल के लोगों और प्रधानमंत्री नेतन्याहू को दी बधाई। इस्राइल इंडिया संगठन ने जारी किया था फ्रेंडशिप डे पर संदेश। फ्लोरिडा में खेले जा रहे T20 के दूसरे मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ जीता। टॉस किया पहले बल्लेबाजी का फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD न्यूज। अब तक के समाचारों के साथ मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आज भाजपा सांसदों के अभ्यास वर्ग के समापन सत्र को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों से कहा है कि सकारात्मकता के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि जिन्होंने पहले साथ नहीं दिया, भविष्य में अपने काम के साथ उन्हें भी साथ लेकर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के अभ्यास वर्ग के अंतिम दिन बोलते हुए कहा कि सभी को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने सांसदों से आह्वान किया है कि सभी को टीम स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी भाजपा के 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग के समापन सत्र में बोल रहे थे। उन्होंने पहले जिक्र किया, ये कार्यशाला से, अभ्यास वर्ग से बहुत कुछ मिले हैं। ये जो इधर हम सीखा है, सामूहिक जीवन से एक तरफ रहने से जो ऊर्जा मिलता है, उसके बारे में उन्होंने कहा है। और टीम स्पिरिट के बारे में उन्होंने बहुत आग्रह लेके उन्होंने टीम स्पिरिट के बारे में कहा है। टीम स्पिरिट के कैसे चलना और पॉजिटिविटी के बारे में। राजनीति में नेगेटिविटी थिंकिंग ये नहीं रहना चाहिए, पॉजिटिविटी लेके रहना चाहिए। आज जो कोई हमको हमारे साथ दिया नहीं दिया, लेकिन हमारा सोच ये होना चाहिए कि आगे में हमारे कार्य से, हमारे बिहेवियर से वो हमारे नज़दीक आना चाहिए। वहीं इससे पहले अभ्यास वर्ग को पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह और विनय सहस्त्रबुद्धे ने भी संबोधित कर पार्टी के विचार को सांसदों के साथ साझा किया। माननीय राजनाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के भारत के राजनीति में कंट्रीब्यूशन, इसके ऊपर राजनाथ सिंह जी ने सभी हमारा साथियों को ध्यान प्रदान किया। और विनय सहस्त्रबुद्धे कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के MP जनप्रतिनिधि के नाते व्यक्तित्व विकास के में हमारा क्या रोल रहना चाहिए। गौरतलब है कि भाजपा ने अपने सांसदों के लिए 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग का आयोजन किया था, जिसमें सांसदों को पार्टी की रीति नीति और विचार के बारे में बताया गया है। विक्रमजीत सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। आज गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह सचिव राजीव गौबा और सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों सहित खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को कल जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर मारे गए घुसपैठियों का शव ले जाने का प्रस्ताव भेजा है। पाकिस्तानी सेना को सफेद झंडे के साथ आने का प्रस्ताव भेजा गया है, जिसे लेकर पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है।
कल भारतीय सेना ने केरन सेक्टर में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम बैट के द्वारा की गई घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 5 से 7 पाकिस्तानी सैनिकों या आतंकवादियों को मार गिराया था। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना पर देश के राजनीतिक दलों द्वारा फैलाई जा रही भ्रांतियों पर भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि कश्मीरियों की फिक्र सरकार को है और राज्य में सेना की तैनाती से आम लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कश्मीरी हैं उनका कोई बाल बांका न करे, इसकी फिक्र हमें है, इसलिए वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स गई है। जो आतंकी हैं, अलगाववादी हैं, उनको डरने की ज़रूरत है, न कि ज़रूरत है मुल्क से मोहब्बत करने वालों को डरने की। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। अब महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस की फैलाई हुई अफवाह पर किसी कश्मीरी को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इस विषय पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि सेना के मामले में किसी को भी सवाल नहीं उठाना चाहिए। सरकार के पास कुछ इनपुट्स होंगे, कम से कम सेना के मामले में किसी को प्रश्न चिन्ह नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार सुरक्षा बलों पर विश्वास रखना चाहिए। एयर इंडिया ने जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर से आने और वहां तक जाने वाली उड़ानों का अधिकतम किराया तय कर दिया है। सरकारी विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया ने जम्मू कश्मीर की स्थिति को देखते हुए श्रीनगर से देश के किसी भी हिस्से से आने वाली और वहां तक जाने वाली उड़ानों में अधिकतम किराया 9,500 रुपये तय कर दिया है। हालांकि श्रीनगर से दिल्ली आने के लिए 6,715 और दिल्ली से श्रीनगर के लिए 6,899 रुपये अधिकतम किराया निर्धारित किया गया है। एयर इंडिया के प्रवक्ता धनंजय कुमार ने बताया है कि श्रीनगर से देश के किसी भी गंतव्य के लिए अधिकतम किराया 9500 रुपये होगा। वहीं राजधानी दिल्ली के लिए यह किराया 6,715 रुपये होगा। ये व्यवस्था 15 अगस्त तक के लिए लागू की गई है। एयरलाइन ने 15 अगस्त तक श्रीनगर आने या जाने वाली उड़ानों के टिकट रद्द कराने तथा उसकी तिथि में बदलाव पर शुल्क पहले से ही माफ कर दिया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने रविवार को बालासोर परीक्षण रेंज में जमीन से आसमान में मार करने वाली वायु मिसाइल QRSAM का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल का परीक्षण चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण केंद्र से सुबह 11:05 पर किया गया। इस अत्याधुनिक मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भारतीय सेना के लिए विकसित किया है। सतह से हवा में मार करने में सक्षम QRSAM को प्रत्येक मौसम तथा प्रत्येक इलाके में इस्तेमाल कर सकने के लिहाज से तैयार किया गया है। साथ ही अपने मार्ग में आने वाली चीजों का पता लगाने में भी ये मिसाइल सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए DRDO को मुबारकबाद दी है। बिहार के दौरे पर पहुंचे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पटना हाई स्कूल के शताब्दी समारोह में शिरकत की है। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को अगर एक बार फिर से विश्व गुरु बनना है तो शिक्षा की गुणवत्ता को समय के अनुरूप ढालना होगा। हमारा आज का पीढ़ी युग हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करेंगी। मैं आपको स्वप्नों में, आपके संकल्पबद्ध पुरुषार्थ में नई भारत को पुनः विश्व गुरु बनते देखता हूं। अगर हम ही पुनः विश्व गुरु का रुतबा हासिल करना चाहते हो तो सर्वप्रथम हम अपनी शिक्षा गुणवत्ता को सम्यक आवश्यकताओं के अनुरूप डालना होगा। उससे समाज की जरूरतों से जोड़ना होगा, उसे सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी बनाना होगा। इस संदर्भ में सरकार के द्वारा नया शिक्षा नीति का जो प्रारूप तैयार किया गया है उसका उद्देश्य भी यही है। इससे पहले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पटना विश्वविद्यालय के सेंट्रल लाइब्रेरी के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने युवाओं से कहा कि 4 चीज़ों माँ, जन्मभूमि, मातृभाषा और मातृभूमि को कभी नहीं भूलना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने पुस्तक और ज्ञानार्जन को आज के डिजिटल युग में भी प्रासंगिक बताते हुए कहा कि आज गूगल का जमाना है, लेकिन इसको चलाने के लिए भी गुरु चाहिए। वह गुरु पुस्तकें हैं। पुस्तक पढ़ने का ये आदत एक उद्यम के रूप लेना चाहिए। We must encourage it to become a movement. Unless it becomes a people's movement, it is confined only to government and universities. It cannot flourish well. We have to develop this habit as a people's movement. And we, Indians, particularly youngsters,
We must all join this movement. Everybody in public function, you need not present big bouquets, big garlands. You can present a book. That means you are giving a knowledge. Sharing and caring is the core philosophy of India. Share and care is the core of Indian philosophy. So share your knowledge, share your experience through books. कल यानी सोमवार को कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। बैठक सुबह 9:30 बजे होगी। क्या होंगे बैठक में अहम मुद्दे, इस पे अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता सुधाकर दास इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सुधाकर, क्या एजेंडा होगा कल की कैबिनेट की बैठक को लेकर? जी हरेंद्र, काफी महत्वपूर्ण, खासतौर से इस लिहाज से कह सकते हैं कि मोदी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल है और हाल ही में 50 दिनों का रिपोर्ट कार्ड मोदी सरकार ने पेश किया है और तेजी से देश को किस तरह से विकास की गति पर आगे बढ़ाया जाए, कुछ इस तरह का मकसद हमने देखा कि जो मौजूदा संसद का सत्र चल रहा है, एक तरह से पिछले 2.5 दशकों का सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव सत्र हो चुका है। ये 135% जो इसकी उत्पादकता है, 20 से ज्यादा ऐसे विधेयक हैं जो संसद के दोनों सदनों में पास हो चुके हैं। तो इस लिहाज से अगर बात करें तो काफी अहम है और कैबिनेट में निश्चित तौर पर संसद का मौजूदा सत्र है तो कई बार विधायी कार्य भी एजेंडे में रहते हैं, कई बार विधेयक भी रहते हैं। पिछले ही कैबिनेट की बैठक की बात की जाए तो करीब 23,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए सौगात का ऐलान हुआ था, जिसमें न्यूट्रिशन बेस्ड फर्टिलाइजर है उस पर सब्सिडी के मद में सरकार ये खर्च करेगी। तो इस तरह से चिट फंड को रेगुलेट करने के लिए एक विधेयक भी लाने की बात की गई थी। तो उस लिहाज से कह सकते हैं काफी महत्वपूर्ण है। ना उससे जो पिछली कैबिनेट की बैठक हुई है उनसे न कम महत्वपूर्ण है, ना उससे ज्यादा इस बारे में कयास लगाना जाना चाहिए। कैबिनेट का एजेंडा अभी सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आया है, लेकिन सुधाकर, आपने कयास शब्द का इस्तेमाल किया, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कश्मीर के मसले को लेकर भी शायद इस बैठक में चर्चा हो सकती है। क्या अधिकृत तौर पर साफ तौर पर उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा है कि ये नियमित एक कैबिनेट की बैठक है और नियमित जो तमाम मुद्दे हैं वो एजेंडे में रहेंगे। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि नियमित कैबिनेट बैठक के तौर पर इस पूरी कवायद को देखा जाना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार का हर एक कैबिनेट बैठक काफी महत्वपूर्ण रहती है। हमको पता है कि जो विकास से जुड़े हुए एजेंडे हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की जो भावना को आगे बढ़ाने की बात वो कही जाती है, लेकिन एक तरह से उच्च पदस्थ सूत्र ये कह रहे हैं कि एक नियमित कैबिनेट की बैठक वो होने वाली है। जी सुधाकर, हमने देखा कि सरकार के एजेंडे में संसद सत्र को लेकर कई महत्वपूर्ण लगभग 36 के आसपास बिल थे और बड़ी संख्या में पास भी हुए हैं। क्या बचे हुए विधायी कार्य को लेकर भी कोई और ऐसे महत्वपूर्ण बिल जिसको लेकर हम एक बड़ी कवायद देख सकते हैं, उसको लेकर भी कुछ हमें जानकारी? देखिए, अभी फिलहाल यही कहा जा रहा है कि एक नियमित बैठक के तौर पर इसको लिया जाए और विधायी कार्य की जहां तक बात है, 20 से ज्यादा विधेयक हमको पता है कि संसद के दोनों सदनों में पास हो चुके हैं और सरकार करीब, क्योंकि जब संसद का सत्र शुरू हुआ था तो करीब 40 के करीब विधेयक ऐसे थे जो सरकार पास कराना चाहती थी। तो उसमें से काफी एक तरह से आगे बढ़ा है विधायी एजेंडा और पिछले 2.5 दशकों का ये सबसे सफल संसद सत्र एक तरह से ये बन गया है। इस लिहाज से सरकार की कोशिश रहेगी कि अभी 7 अगस्त तक तय है ये सत्र चलेगा, ज्यादा से ज्यादा विधेयक पास कराए जाएंगे। जी शुक्रिया सुधाकर इस तमाम बातचीत के लिए, अपडेट्स के लिए। और यहाँ पर हम आगे बढ़ने से पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। पहला अक्षर अ रट लो तो वह से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो ह से हिंदुस्तान होगा। करो शुरुआत करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। भैया 2 कोल्ड ड्रिंक देना। 30 रुपए दे दो। पर एमआरपी के हिसाब से तो सिर्फ 24 रुपए हुए। एमआरपी को छोड़ो, ठंडा करने के लिए बर्फ भी तो लगता है। पर आप एमआरपी से ज्यादा नहीं ले सकते, ये गलत है। जी हाँ, एमआरपी जानना हर ग्राहक का हक है। अगर कोई दुकानदार एमआरपी से अधिक डिमांड करे तो उसके खिलाफ अपने राज्य के विधिक माप विज्ञान विभाग में शिकायत करें। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की भी मदद ले सकते हैं। तो याद है ना बच्चों, 8 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है।
मैम, कृमि से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खुले में शौच ना जाएं। खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। खाना ढककर रखें, अपने आसपास सफाई रखें, नाखून छोटे और साफ रखें, जूते हमेशा पहन कर रखें। जब कृमि नियंत्रण की दवाई स्कूल और आंगनवाड़ी में दी जाए तब दवाई जरूर खाएं। कृमि से छुटकारा सीबीआई ने कुलदीप सेंगर के घर पर आज छापेमारी की है। उन्नाव के सामूहिक दुष्कर्म के मामले और पीड़िता के साथ रायबरेली में हुए ट्रक दुर्घटना से जुड़े मामले के मद्देनजर ये एक छापेमारी की गई है। कुलदीप सेंगर उन्नाव बलात्कार मामले में आरोपी हैं और फिलहाल सीतापुर की जेल में बंद हैं। छापेमारी के दौरान सीबीआई ने सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग अपने कब्जे में ले ली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र जिले के उम्भा गांव में विवादित जमीन को लेकर पिछले महीने हुए सामूहिक कत्लेआम के मामले में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को हटाते हुए प्रकरण से जुड़े कई अफसरों और कर्मचारियों पर मुकदमे दर्ज करने का आदेश दे दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि गलत तरीके से सोसाइटी के नाम दर्ज जमीन को अपने नाम से दर्ज कराने के मामले में आईएएस अफसर प्रभात कुमार मिश्रा की पत्नी आशा मिश्रा और आईएएस अधिकारी भानु प्रताप शर्मा की पत्नी विनीता शर्मा उर्फ किरण कुमारी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि आदर्श कृषि सहकारी समिति के जीवित सदस्यों पर ग्राम सभा की जमीन हड़पने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। जो भी जीवित सोसाइटी से जुड़े हुए जो भी जीवित सदस्य होंगे उनके खिलाफ भी जिन्होंने फर्जी तरीके से नामांतरण सोसाइटी की पहले सोसाइटी के नाम पर करने, फिर सोसाइटी की भूमि को अपने नाम पर करने, फिर उस जमीन को बेचने का कार्य किया है, वे सभी इस मामले में दोषी हैं और इन सभी के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज करने, इस पूरी घटना में साजिश में भी उनका नाम इसमें शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। एफआईआर इस समय यहां लखनऊ में दर्ज हो रही है। 8 गस्टेड अफसर हैं और 7 नॉन गस्टेड हैं। इन सब के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है और नए डीएमएसपी और अन्य अधिकारी वहां सोनभद्र में जाकर के ज्वाइन भी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध खनन के मामले में फंसे पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के तहत 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। प्रजापति के अलावा 5 आईएएस अधिकारी समेत 16 लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। 29 जून को तत्कालीन खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और इन अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई ने 2 एफआईआर दर्ज की हैं। इसी के आधार पर अब प्रवर्तन निदेशालय ने भी 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। प्रवर्तन निदेशालय इन दोनों ही एफआईआर में शामिल लोगों से जल्द ही पूछताछ कर सकता है। पहली एफआईआर में फतेहपुर के अवैध तरीके से खनन पट्टों का आवंटन का जिक्र किया गया है, जिसमें तत्कालीन खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, प्रमुख सचिव खनन जीवेश नंदन, तत्कालीन विशेष सचिव खनन संतोष कुमार राय, तत्कालीन फतेहपुर के जिलाधिकारी अभय, तत्कालीन अनुसचिव हरि मोहन झा व 2 अन्य शिव सिंह व सुखराज का नाम भी इसमें दर्ज किया गया है। साथ ही अज्ञात के कर्म प्राइवेट और सरकारी कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। सपा सरकार के दौरान ई टेंडरिंग नीति लागू होने के बाद तत्कालीन खनन मंत्री गायत्री प्रजापति के कार्यकाल में पट्टाधारक शिव सिंह ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके अपनी समाप्त हो चुकी लीज को 3 वर्ष के लिए आवंटित करा लिया था। फिलहाल यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बहू कहाँ गई थी? अम्मा आज UHND था ना, भाभी वहाँ गई थी। वो क्या हुए है? इस दिन ANM बहन जी स्वास्थ्य संबंधी बातचीत करवाती हैं। वो बातचीत करें किस बात पे? अब जैसे संतुलित भोजन और साफ सफाई है, अस्पताल में सुरक्षित डिलीवरी है, बच्चों के टीके, एनीमिया से बचाव और तो और बुजुर्गों की सेहत की देखभाल की बातें हैं। महीने में एक बार होता है ये अर्बन हेल्थ न्यूट्रिशन डे। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम जी हम 10 वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा कास्ट। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? ई शॉपिंग साइट पर श्वेता ने देखा एक सुंदर हार। उसका डिजाइन देखकर हो गई वो बेकरार। झटपट उसने बुक किया और एडवांस में पेमेंट किया।
लेकिन ये क्या, ये नहीं था वो हार जिससे श्वेता को हुआ था प्यार। शॉपिंग साइट के इस व्यवहार से श्वेता तो हुई हैरान परेशान। आप भी शॉपिंग साइट से खरीदारी करते समय रहें सावधान। जानें उनके नियमों को, टर्म्स एंड कंडीशंस का रखें ध्यान। जागो ग्राहक जागो। और बात मौसम से जुड़ी खबर की। मुंबई और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश के बीच मौसम विज्ञान विभाग ने आज 24 घंटे के दौरान महानगर में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। बीती रात मुंबई में जमकर बारिश हुई और सुबह तक ये बारिश जारी रही। बारिश थमने के बाद कई इलाकों में जमा हुआ पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन इसी बीच गोरेगांव में सुबह हुए लैंडस्लाइड में 4 लोगों के फंसे होने की आशंका है। महाराष्ट्र में सभी नदियां बारिश की वजह से उफान पर है और कई बांधों में भी उनकी जल ग्रहण क्षमता से ज्यादा पानी जमा हो चुका है। वहीं मुंबई के बकोला, गांधी मार्केट, नागपाड़ा, सांताक्रूज इलाके में जल जमाव में कमी आने से ट्रैफिक के हालात सामान्य हो गए हैं। वहीं सब अर्बन रेलवे सेवाएं बहाल हो गई हैं। वसई विरार से में पश्चिमी रेलवे की सेवाएं प्रभावित हुई थीं। आज मुंबई में समुद्र हाई टाइड पर है, इसे लेकर भी एहतियातन चेतावनी जारी की गई है। समुद्र के आसपास लोगों से सावधानी बरतने के लिए भी कहा गया है। इधर राज्य सरकार ने के अनुरोध पर वायुसेना के एक Mi-17 हेलीकॉप्टर ने बारिश की वजह से फंसे हुए 35 लोगों को सकुशल बचा लिया। ये सभी ठाणे के नंदसुखी गांव में फंसे हुए थे। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश का कहर जारी है। राज्य की राजधानी मुंबई समेत प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और उच्च ज्वार की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इसका जायजा लिया मुंबई की हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा ने। Continuous and heavy rain in Mumbai and along the parts of Mumbai has created a kind of situation that could be said that things have gone out of hands. You can see the sea over here, which is at its peak, and a high tide of around 4.83 meters, waves of 83 meters. मानसून की भारी बारिश से महाराष्ट्र के नासिक जिले में नदियां उफान पर हैं। लगातार बारिश के कारण त्र्यंबकेश्वर मंदिर के परिसर में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिस कारण मंदिर के परिसर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। उधर ही महाराष्ट्र के पुणे शहर में बाढ़ जैसी स्थिति के बाद पुणे नगर निगम द्वारा 500 से अधिक परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। भारी बारिश के बाद पुणे के सांगवी इलाके में घर में पानी घुस गया है। पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नवल किशोर राम ने कहा है कि पुणे में लगातार बारिश को देखते हुए सभी स्कूल और कॉलेज 5 अगस्त को बंद रहेंगे। महाराष्ट्र में लगातार 3 दिनों से भारी बारिश और वहां के जलाशयों में बड़े पैमाने पर पानी छोड़ने की वजह से कृष्णा नदी में बाढ़ आ गई है और उत्तरी कर्नाटक के बेलागवी, बागलकोट, बीजापुर, यादगीर और रायचूर जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। पिछले 3 दिनों से बाढ़ में 40 से अधिक गांव डूब गए हैं। प्रशासन की तरफ से लगातार राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। प्रभावित जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा सोमवार को उत्तर कर्नाटक में बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। पिछले कई दिनों से दक्षिण और मध्य गुजरात के अधिकांश हिस्सों में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। राज्य के 135 से अधिक तालुकों में बारिश दर्ज की गई है। आनंद जिले के खंबात में 15 इंच और वडोदरा शहर में 2 इंच से अधिक बारिश हुई है। भारी बारिश से दक्षिण गुजरात के सूरत, वलसाड़, नवसारी, भरूच और डांग इलाके में आम जनजीवन खासा अस्त व्यस्त हुआ है। जिला प्रशासन ने बाढ़ से प्रभावित वडोदरा शहर में ताज़ा बारिश के साथ ही अलर्ट जारी किया है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमों को वडोदरा में तैनात किया गया है। गुजराती पत्रकार, लेखक और स्तंभकार कांति भट्ट का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांति भट्ट के दुखद निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पाठकों ने एक अच्छे स्तंभकार और पत्रकार को खो दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी कांति भट्ट के निधन पर दुख व्यक्त किया है। कांति भट्ट का जन्म 15 जुलाई 1931 को गुजरात के भावनगर राज्य के सकरा गांव में हुआ था। उन्होंने 1966 में मुंबई से अपने पत्रकारिता के करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने चित्रलेखा, मुंबई साहित्य, जनशक्ति, संदेश, युवा दर्शन, जनसत्ता, व्यास और अभियान जैसे विभिन्न गुजराती प्रकाशनों में पत्रकार, लेखक, स्तंभकार और संपादक के रूप में जिम्मेदारी का निर्वहन किया था।
पृथ्वी से चंद्रमा की ओर रवाना हुआ इसरो का मून मिशन चंद्रयान-2 लगातार अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा है। भारत के चंद्र मिशन चंद्रयान-2 ने पहली बार तस्वीरें भेजी हैं। ये तस्वीरें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ट्विटर पर जारी की हैं। इसरो की ओर से रविवार को ट्वीट कर जारी की गई पहली तस्वीर के कैप्शन में लिखा है कि चंद्रयान-2 में विक्रम लैंडर द्वारा क्लिक की गई पृथ्वी की सुंदर तस्वीरों का पहला सेट। ये तस्वीरें चंद्रयान-2 L14 कैमरे द्वारा ली गई हैं। गौरतलब है कि चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण 22 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज IIT दिल्ली में टेक एक्स नाम की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में इम्प्रिंट योजना और उच्चतर आविष्कार योजना के तहत किए गए नवाचारों और शोध परियोजनाओं को दर्शाया गया है। अगस्त महीने का पहला रविवार दुनिया भर में फ्रेंडशिप डे के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर इजरायली दूतावास ने भारत इजरायल के संबंधों को लेकर एक ट्वीट किया है और दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ होते संबंधों पर खुशी जताई है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रेंडशिप डे के मौके पर अपने ट्विटर हैंडल पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बधाई दी है। उन्होंने भारत और इजरायल के मजबूत रिश्ते आने वाले समय में और मजबूत होने की कामना भी की है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में लिखा है कि मित्रता दिवस पर के मौके पर इजरायल के नागरिकों और मेरे अच्छे दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू को फ्रेंडशिप डे की शुभकामनाएं। भारत और इजरायल समय और परिस्थितियों पर खरे उतरने वाले मित्र हैं। हमारा बंधन मजबूत और शाश्वत है। आने वाले समय में हमारे राष्ट्रों के बीच दोस्ती और समृद्धि और बढ़े। और खबर खेल के मैदान से भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे T20 मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने बिना किसी नुकसान के 35 रन बना लिए हैं। तीन T20 मैचों की सीरीज में भारत पहला मुकाबला जीतकर पहले ही 1-0 से वेस्टइंडीज के मुकाबले आगे चल रहा है। तो फिलहाल इस खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। समाचार के प्रायोजक